मैंने सोचा समीर सक्सेना कुछ और बोलेंगे। भले सीखा कहाँ से है? इतना तो मैं समझ गया कि कोई सक्सेना ही होगा, कोई कायस्थी होगा। लेकिन सीखा कब से है? आपने तो बोलती बंद कर दी सर। या तो आप बिहार के होंगे या तो यूपी के होंगे। जी हैं? सर, रिश्ता तो यूपी से। यूपी से ही। ये एसआईडीएम की मैं समझता हूँ कि ये 5वीं मीटिंग है जिसमें मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। 5वीं। एक आध छुट्टी तो नहीं है, ऐसी कोई गुस्ताखी तो मेरी तरफ से नहीं हुई? अच्छा, पहले थी। हाँ, उसमें नहीं आया होगा कोई। एक्चुअली पिछले कुछ दिनों से तबीयत थोड़ी नासाज थी, तो बीच में मैं सोच रहा था हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, लेकिन मैंने फिर फैसला किया कि बराबर एसआईडीएम की मीटिंग में गया हूं। और मैं सच बतलाना चाहता हूं, ये केवल एक फॉर्मेलिटी नहीं है कि पता नहीं एसआईडीएम की मीटिंग में आता हूं जैसे लगता है कि अपने फैमिली मेंबर्स के बीच यहां पर आया। बहुत ही जो यहां पर लीडरशिप बैठी है, काफी एक अच्छा दिली रिश्ता सबके साथ हो गया है। और पॉलिटिशियंस और इंडस्ट्रीज के बहुत सारे लोग, एक ऐसी धारणा भी रही है कि जैसे रिश्ते होते हैं हमारा उस प्रकार का रिश्ता नहीं है, मत मानिएगा। हाँ, बहुत चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, सेक्रेटरी डिफेंस प्रोडक्शन श्री संजीव कुमार, हमारे नए सेक्रेटरी डिफेंस प्रोडक्शन आए, आप लोग परिचित, इनका चेहरा पहचान लीजिए। बहुत ही स्माइलिंग फेस है हमारे सेक्रेटरी डिफेंस प्रोडक्शन का। श्री राजेंद्र सिंह भाटिया, प्रेसिडेंट एसआईडीएम। आपके प्रेसिडेंट बनने के बाद राजेंद्र सिंह जी पहली बार आए हो। हाँ, पहली बार, कांग्रेचुलेशन आपको। बाबा कल्याणी जी तो हमारे बहुत ही पुराने लोगों में से हैं, भारत फोर्ज लिमिटेड। श्री एसपी शुक्ला, पास्ट प्रेसिडेंट, शुक्ला जी भी बहुत पुराना संबंध है एसआईडीएम। श्री जैन डी पाटिल, पाटिल साहब का भी बहुत पुरानी दोस्ती हो गई है। श्री रमेश की, डायरेक्टर जनरल एसआईडीएम, रमेश जी। और हमारे श्री मनोज जैन, सीएमडी बीएल, इंडस्ट्री लीडर्स, यंग इंटरप्रेन्योर्स, एसआईडीएम चैंपियन अवार्डीज, और यहाँ पर अन्य सारे दोस्तों, देवियों, सज्जनों। सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स के 7th एनुअल सेशन में यहाँ आप सबके बीच उपस्थित होकर मुझे सुखद अनुभूति हो रही है। मैं एसआईडीएम और इससे जुड़े सभी स्टेक होल्डर्स को एसआईडीएम की अब तक की सफल यात्रा के लिए हार्दिक बधाई देता हूँ। साथियों, एसआईडीएम का ये मंच वास्तव में भारत के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के फ्यूचर की दिशा तय करने का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मंच बन गया है। ऐसा मैंने पिछले 4-5 बार में जब भी यहाँ आया हूँ देखा है। और इस बार के एनुअल फंक्शन की आप सबने जो थीम रखी है, एम्पावरिंग इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री, कैटलाइजिंग एक्सपोर्ट्स एंड इंडिजिनस इनोवेशन, यह थीम आपके विजन को दिखाती है और आपके विजन के साथ साथ ये डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता की ओर भारत सरकार के संकल्प को भी यह दर्शाती है। आज मुझे एसआईडीएम चैंपियन अवार्ड्स भी प्रेजेंट करने का अवसर मिला है। मैं सभी अवार्डीज को इसके लिए अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। और ये अवार्ड्स जो आपको मिले हैं, ये अब भारत में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में एक्सेलेंस का बेंचमार्क बनेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। ये अवार्ड्स न सिर्फ आपकी कड़ी मेहनत और लगन को दिखाते हैं, बल्कि इसके साथ साथ डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में बेस्ट प्रैक्टिसेस को भी ये रिकॉग्नाइज करते हैं। साथियों, इस तरह के जो एनुअल फंक्शंस होते हैं, सामान्यतः हमारा ध्यान उन ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्यों की ओर भी ले जाते हैं जो डे टू डे बिजनेस में हमसे इग्नोर होते रहते हैं। आप सब जानते हैं कि जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय हमने अपनी अर्थव्यवस्था को डेवलप करने के लिए मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल को एडॉप्ट किया था।
यह मॉडल उस समय के दो बड़े आइडियोलॉजिकल सिस्टम्स यानी कैपिटलिज्म और साथ ही साथ कम्युनिज्म के एक बीच का यह रास्ता था, जिस रास्ते को उस समय हम लोगों ने अडॉप्ट किया था। इसका उद्देश्य यह था कि हम इन दोनों सिस्टम की अच्छी बातें मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल में ला पाएं। परंतु स्वतंत्रता के बाद के शुरुआती जो डिकेड्स रहे उसमें ऐसा चाहते हुए भी यह संभव नहीं हो पाया। अर्थव्यवस्था में प्राइवेट सेक्टर की इंडस्ट्रीज की भागीदारी उतनी नहीं हो पाई जितनी की उम्मीद की गई थी। इसके कई कारण थे, जैसे कैपिटल की कमी, स्किल्ड मैन पावर की कमी, लाइसेंस राज, रेड टेपिज्म, कोटा परमिट राज एटसेट्रा। इन चीजों के कारण प्राइवेट सेक्टर को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता था और यह अनफॉर्चुनेट था कि प्राइवेट सेक्टर को कभी भी वैसे अवसर नहीं मिल पाए, वैसा इन्वायरमेंट नहीं मिल पाया जैसा कि उन्हें पहले ही मिल जाना चाहिए था। जहां तक डिफेंस इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम का प्रश्न है, वहां भी ऐसे अवरोध, ऐसी रुकावटें तो रही ही हैं, लेकिन इन सब के साथ इस सेक्टर की अपनी समस्याएं भी कम नहीं थी। एक ओर यह सारी कमियां और दूसरी ओर पुरानी सरकारों का डिफेंस सेक्टर की क्षमताओं को लेकर अविश्वास भी होना था। पुराने समय से चली आ रही ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड भी समय के अनुसार खुद को परिवर्तित करने में असफल रही थी। और भी अनेक कारण थे जिनकी चर्चा करना मेरा उद्देश्य यहां पर नहीं है, लेकिन यथार्थ यही था कि डिफेंस सेक्टर में हम एक इंपोर्ट डिपेंडेंट कंट्री ही थे। साथियों, आज जब मैं आपसे यहां पर मुखातिब हो रहा हूं तो मैं वर्तमान सरकार की 3rd टर्म में आपके सामने यहां पर मौजूद हूं। डिफेंस प्रोडक्शन के क्षेत्र में आप हमारी थिंकिंग एंड पॉलिसीज को तो अच्छी तरह जानते ही हैं। हमारी सरकार पिछले सभी प्रयासों को न सिर्फ कंटिन्यू करेगी, बल्कि इसमें और अधिक जितनी तेजी लाई जा सकती है उतनी तेजी लाने की कोशिश करेगी। अब सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता के प्रयासों को और अधिक वोकल किया जाएगा, यह हमारी गवर्नमेंट का फर्म कन्विक्शन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले प्रयासों में हमने एफडीआई रूल्स में रिफॉर्म किया, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए उनका कॉर्पोरेटाइजेशन किया, 2 डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स की स्थापना की, डीआरडीओ द्वारा प्राइवेट इंडस्ट्रीज की हैंड होल्डिंग इंश्योर की गई, डीएपी द्वारा प्राइवेट मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहन दिया गया और हाई एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कई अल्टरनेटिव पॉलिसीज भी लाई गई ताकि डोमेस्टिक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में प्राइवेट सेक्टर की ज़्यादा से ज़्यादा भूमिका सुनिश्चित की जा सके। हमने देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का माहौल तैयार किया। भारत की डिफेंस इंडस्ट्री को एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बनाने का एक जो महत्वाकांक्षी लक्ष्य हमारा था, वह सबके सामने रखा। साथियों, आप लोग लंबे समय से चल रहे रूस यूक्रेन युद्ध को अच्छी तरह देख रहे हैं। कुछ समय तक बड़े बड़े एक्सपर्ट्स यह मानने लग गए थे कि अब युद्ध का स्वरूप पहले जैसा नहीं रह गया है, युद्ध का स्वरूप पहले से भिन्न हो गया है। पर इस युद्ध ने उन मान्यताओं को मैंने नकार नहीं दिया है, बल्कि उन मान्यताओं पर पूरी तरह से पानी फेर दिया है। यह युद्ध बताता है, जो रशिया और यूक्रेन का है, कि डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस की इंपॉर्टेंस अब भी पहले से भी कम नहीं हुई है, अभी बनी हुई है, बल्कि आने वाले समय में इसे एक्सपेंड करने की भी जरूरत है। इसके लिए सरकार हर वह प्रयास करने को तैयार है जो किए जाने चाहिए। और इस मंच से मैं आपसे भी यह कहना चाहूंगा कि आने वाले समय में डिफेंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के नए फेज में आपकी भूमिका, मैं मानता हूं, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आपने देखा होगा कि मैं खुद आपसे भी सलाह लेने के लिए हमेशा उत्सुक रहता हूं। भारत की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, जब भी आप लोगों से भेंट होती है, मैं बराबर यही चर्चा करता हूं कि और मैं क्या कर सकता हूं, हमारी मिनिस्ट्री क्या कर सकती है, भारत की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को किस तरीके से और बढ़ावा दिया जाए। इसके लिए हम सब बजट के दौरान
और इसके अलावा भी एक दूसरे से राय मशविरा भी करते रहते हैं। बहुत सारे नीतिगत कार्य किए गए हैं जिनमें एसआईडीएम भी भागीदार रहा है। बहुत सारे पॉलिसी डिसीजंस लेने के पहले भी मीटिंग्स हुई हैं, उसमें एसआईडीएम के ऑफिस बियरर्स जो है उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया है। और हमारा यह प्रयास रहता है जब भी हम कोई नई पहल करें तो उसमें आपकी सलाह जरूर ली जाए। साथियों, यहां पर मैं विशेष रूप से पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट की भी बात करूंगा। आप सबको पता होगा कि भारत के डिफेंस इकोसिस्टम में सभी स्टेक होल्डर्स और एसआईडीएम से सलाह मशविरा करके हमने 5 इंडिजिनाइजेशन लिस्ट जारी की, जिसके तहत 509 ऐसे उपकरण चिन्हित किए गए जिनका निर्माण अब आगे भारत की धरती पर ही होगा। इसके अतिरिक्त हमने डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के लिए भी 5 पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट जारी की, जिसके तहत 5000 से अधिक ऐसे उपकरण आइडेंटिफाई किए गए हैं जिनका निर्माण हमारे देश में और हमारे देशवासियों के हाथों से होगा। साथियों, ये लिस्ट निश्चित रूप से आपके लिए भी एस्पिरेशनल बेंचमार्क है, लेकिन मेरा आपसे यह कहना है कि इन लिस्ट पर क्या प्रोग्रेस हो रही है, इसका आकलन और उसको देखने का काम सिर्फ सरकार न करे, बल्कि यह आपका भी काम है कि आप खुद इस दिशा में पहल करें। ये काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आप खुद से यह देखिए कि ये जो पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट निकाली गई है, इस दिशा में हमारी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज कितना काम कर पा रही हैं, और जिन्हें कोई समस्या आ रही है तो उस समस्या को तुरंत संज्ञान में लेकर उसका निदान भी किया जाए। और मैं तो यह भी मानता हूं कि नंबर बढ़ाना नहीं हमको पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट में 500 कर लिया, 5000 कर लिया, 6000 कर लिया, यदि नहीं संभव है तो निकालिए इंडिजिनाइजेशन लिस्ट से बाहर निकालिए उसको। जो कर सकते हैं उन्हीं आइटम्स को उसमें शामिल करना चाहिए। यह लिस्ट भले ही रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने के लिए निकाली गई है, लेकिन अल्टीमेटली ये लिस्ट तो आपको ही समर्पित है, क्योंकि आपको ही करना है। अल्टीमेटली इन लिस्ट पर आप सबको ही काम करना है, इसलिए आप सब न सिर्फ इस लिस्ट की प्रोग्रेस देखिए, बल्कि इसके साथ साथ आप इन लिस्ट में और भी क्या चीजें जोड़ी जा सकती हैं, क्या कम की जा सकती हैं, इसका सुझाव भी लगातार देते रहिए। मैं यह आपसे अपील करना चाहता हूं। यह सच है कि यह लिस्ट आपसे कंसल्टेशन के बाद ही तैयार की जाती है, लेकिन इसके बावजूद दुनिया में रक्षा क्षेत्र में जिस तरीके से लगातार तेजी से परिवर्तन आ रहे हैं, उसे देखते हुए मैं आप से यह आह्वान करूंगा कि इसमें और क्या कुछ नया किया जा सकता है, इसके भी बारे में आप लोग विचार करिए। साथियों, देखिए 509 आइटम्स की यह लिस्ट कोई स्टैटिक लिस्ट नहीं है, यह एक डायनेमिक लिस्ट है जो समय के साथ साथ घटती रहनी चाहिए। हमें आकलन करना चाहिए कि जब पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट की पहली लिस्ट आई थी तो इनमें से हमने कितने आइटम्स पर आत्मनिर्भरता हासिल कर ली है। हमारा प्रयास यह होना चाहिए कि समय के अनुसार इन आइटम्स के लिए पूर्ण आत्मनिर्भरता हम प्राप्त करें और इस लिस्ट को छोटा करते जाएं। साथियों, मैं एक और चीज पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया कि भारत अब डिफेंस एक्सपोर्ट की तरफ भी बहुत तेजी से अपने कदम बढ़ा रहा है। उसमें एसआईडीएम की भूमिका भी बहुत ही उल्लेखनीय है, लेकिन जितना मैं उम्मीद करता था अभी उतनी नहीं है। आप सबने देखा भी होगा कि फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 21,000 करोड़ को पार कर गया है, जो कि अभी तक अपने आप में एक रिकॉर्ड है। हो सकता है बहुत सारे लोग उत्साहित होते हैं, लेकिन मैं इतने से बहुत उत्साहित नहीं होता हूं। इसमें ज्यादातर एक्सपोर्ट प्राइवेट इंडस्ट्री से ही हुए हैं। प्रसन्नता का विषय यह है, आप लोगों का अभिनंदन है। यह निश्चित रूप से हमारी अच्छी प्रगति है, लेकिन इसके बावजूद हमें अभी और भी बहुत कुछ करना है। इसके लिए मैं चाहूंगा कि आप सब डिफेंस एक्सपोर्ट की आंकड़ों को तो ध्यान में रखें ही, साथ ही साथ डिफेंस इंपोर्ट के आंकड़ों को भी ध्यान में रखें।
केवल एक्सपोर्ट ही नहीं, इंपोर्ट का भी ध्यान रखें। जब आपके पास दोनों के डाटा उपलब्ध होंगे तो हम एक टारगेट ओरिएंटेड अप्रोच के साथ इन दोनों के बीच के रेशियो को कम करने की दिशा में काम कर सकेंगे। हमें उस ओरिएंटेशन की ओर जाने की आवश्यकता है जहां पर हम अपने डिफेंस प्रोडक्शन को इस अप्रोच के साथ देखें कि कैसे हम इंपोर्ट को और कम कर सकते हैं तथा एक्सपोर्ट को और बढ़ा सकते हैं, ताकि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस अभी बहुत ज्यादा है वह कम से कम किया जा सके। इसमें मैं इस कार्य में आपकी भूमिका और बढ़ते हुए मैं देखना चाहता हूं। कैसे आपका रोल इसमें और अधिक बढ़ सकता है, यह आप ही को विचार करना है। साथियों, साइडियम के नाम पर जब हम ध्यान देते हैं तो हम पाते हैं कि इसके नाम में इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स शब्द है, यह वर्ड है। अर्थात यह एक ऐसा समूह है जिसमें इंडिया के पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों प्रकार के डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स की भूमिका है। आप सब जब डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन की ओवरऑल वैल्यू देखेंगे तो आप पाएंगे कि हमारा डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन 2023-24 में 1,27,000 करोड़ के रिकॉर्ड आंकड़े को पार कर चुका है, जो कि निश्चित रूप से हमारे लिए एक प्रसन्नता का विषय है। लेकिन जब हम बारीकी से इसके आंकड़े को देखते हैं तो हम पाते हैं कि इनमें से अधिकांश हिस्सा डीपीएसयूज द्वारा जनरेट किया जा रहा है। क्षमा कीजिएगा, बात बुरी तो नहीं लगी? मोटे तौर पे देखें तो डीपीएसयू सेक्टर का हिस्सा 1 लाख करोड़ का जा रहा है। 1,27,000 करोड़ में 1 लाख करोड़ का शेयर यदि किसी का है तो हमारी डीपीएसयूज का है, जबकि प्राइवेट कंपनियों का केवल 27,000 करोड़ रुपए का प्रोडक्शन है। इन आंकड़ों के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि टोटल डिफेंस प्रोडक्शन में प्राइवेट इंडस्ट्रीज की हिस्सेदारी बढ़ाने का एक बहुत बड़ा स्कोप है। हम प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी को जल्द ही किसी तरह से टोटल डिफेंस प्रोडक्शन के कम से कम आधे हिस्से तक ले जाएं। जितना डिफेंस प्रोडक्शन होता है कम से कम 50% पार्टिसिपेशन हमारी आप सबका हो। यह हमारा एक टारगेट होना चाहिए आगे का, और इस टारगेट को अचीव करने की दिशा में हम हमेशा आपके साथ खड़े हैं। मैं पूरा यकीन दिलाता हूं आपको। और साथियों, मुझे कभी कभी, अब देखिए, पिछले साल भी मैं यकीन दिला रहा था, 5 साल उस समय भी रहा, अब इस बार भी पक्का हो गया 5 साल। तो 5 साल में तो बहुत कुछ कर सकते हैं आप। और साथियों, मुझे कभी कभी यह सुनने को भी मिलता है कि तमाम सुधार कार्यक्रमों के बावजूद आज के नए स्टार्टअप्स स्मॉल या मीडियम साइज इंडस्ट्रीज को ग्राउंड लेवल पर वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं मिल पाता है जैसा कि हमारी पॉलिसीज में इंटेंडेड होता है। इसलिए मैं आपसे यह भी आग्रह करूंगा कि आप जमीनी स्तर पर आ रही प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स का भी आकलन करिए। कहां पर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं? डिफेंस प्रोडक्शन की फील्ड में, इनोवेशन के फील्ड में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के फील्ड में ग्राउंड लेवल पर जो समस्याएं आ रही हैं उन्हें दूर करने में आप मुझे सुझाव भी दीजिए और आप मेरी मदद भी करिए। यह मैं आपसे अपील करना चाहता हूं। साथियों, एक और खास विषय जो मैं आपके सामने लाना चाहता हूं वह यह कि सरकार बड़ी विदेशी कंपनीज और ओईएम से अलग अलग मंचों पर भारत आकर इन्वेस्ट करने या प्राइवेट इंडस्ट्री के साथ मिलकर ज्वाइंट वेंचर खोलने के लिए प्रयासरत रहती है। मैं खुद भी जब यूएस, इटली, यूके, फ्रांस आदि देशों में जाता हूं तो वहां की कंपनीज के सीईओज के साथ बैठता हूं और उन्हें भारत आने का निमंत्रण भी देता हूं। और सीईओज भी इतने स्मार्ट होते हैं, जब उनके साथ मैं बैठता हूं 30, 40, 30, 40, 55, 60, 70 का नंबर होता है और मुझे लगता है इतने कॉन्फिडेंस, इतनी तालियां बजती हैं कि उसके बाद मुझे लगता है मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। अब क्या, अब तो भारत में सब कुछ आने ही वाला है। और हम गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल पर तो यह कार्य करते ही रहेंगे, बराबर ये सिलसिला चलता ही रहेगा। पर मैं चाहता हूं कि एसआईडीएम की फर्म टू फर्म बेसिस पर विदेशी ओईएम्स या बड़ी कंपनीज के साथ कोलैबोरेशन के लिए एक रोड मैप बनाए जाएं,
जब हम ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो उसमें आपका बहुत बड़ा रोल होता है। आप इस बात को इंश्योर करने में सक्षम हैं कि यह टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कितना और किस हद तक भारत में हो पा रहा है। इन टेक्नोलॉजी या प्रोसेसेस को देश में लाने के लिए आपका पोटेंशियल रोल बहुत बड़ा है और मैं चाहता हूं कि आप सब इस पर भी विचार करें क्या हो सकता है। साथियों, इसके अलावा एक आखिरी बात जिसे आपके सामने लाकर मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा कि आमतौर पर हाई टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट प्राइवेट सेक्टर में ही देखा जाता है। प्राइवेट सेक्टर में ऐसे अनेक इंसेंटिव और फ्लेक्सिबिलिटीज होती हैं जो अमूमन गवर्नमेंट सेक्टर में कम देखने को मिलती हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने कटिंग एज टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के लिए कई स्कीम्स चलाई हैं। आप सभी आईडेक्स, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड, हाल ही में आई हुई अदिति स्कीम और विभिन्न प्रकार के इंसेंटिव स्कीम्स के बारे में जानते हैं जो रक्षा मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही हैं। और जब जब आवश्यकता पड़ती है हम आपकी सलाहों के अनुसार इस सेक्टर को और भी अट्रैक्टिव बनाने का प्रयास करते हैं। इस मंच से मैं एक बार फिर से आपका आह्वान करना चाहूँगा कि कटिंग एज हाई टेक्नोलॉजी वाले डिफेंस इंडस्ट्री के सेक्टर में आप नेचुरली बहुत ही कॉम्पिटेंट हैं और इस सेक्टर में आपको और भी पॉजिटिव दखल की आवश्यकता है। देखिए, भूमिका मैं कह सकता था, रोल मैं कह सकता था, लेकिन दखल की आवश्यकता है। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप दखल दीजिए, ये होना चाहिए। मैं डिफेंस मिनिस्टर बोल रहा हूं, कुछ सोच समझ कर बोल रहा हूं। आप कहिए ना कि मंत्री ये होना ही चाहिए, क्यों नहीं होंगी चीजें। मैं सभी इंडस्ट्री स्टेक होल्डर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर डिफेंस और ऑटोनोमस सिस्टम जैसे एरियाज में इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने का आग्रह करता हूं और इस दिशा में हम किस प्रकार से आगे बढ़ सकते हैं इस बारे में भी आप सब विचार करें, चिंतन करें और हमें अपने विचारों से अवगत कराएं ताकि सरकार इस दिशा में आपका सहयोग कर सके। यह मेरे कुछ विचार और सुझाव थे जिसे मैंने आपके सामने रखा है और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब मेरे सुझावों पर और मेरी इन बातों पर निश्चित रूप से विचार करेंगे। और मैं इस मंच से एक बार फिर से आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि सरकार हर कदम पर आपके साथ खड़ी है और जो कुछ भी मैंने कहा है यदि वो उचित न हो तो उसको रिजेक्ट भी करिए, लेकिन बतलाइए हमको कि नहीं, ये नहीं हो पाएगा, असंभव है। आप भी एकदम बिल्कुल चुप्पी साधे बैठे रहेंगे और हम भी निकल जाएगा हमारा भी समय और आप भी, ये सब नहीं होना चाहिए। खुलकर बोलिए, बताइए चीजें ना। हम तो बराबर 5 साल से यही कहते रहे, क्यों शुक्ला जी? आप कोई अधिकार हम लोग देते हैं, हाथ पकड़कर काम कराइए हम लोगों का। पहली मीटिंग शायद डिफेंस मिनिस्टर बनने के बाद जब हुई थी, या मुझे याद है आप लोग भी थे शायद उसमें। हाँ, आप लोग थे। यह हुआ कि शायद डिफेंस मिनिस्ट्री में जाने पर कुछ प्रतिबंध था या क्या करना पड़ता था, कुछ ऐसा ही था। क्यों ऐसे ही था शुक्ला जी? रिस्ट्रिक्शन था। तो मैंने उसी मीटिंग में कहा था कि जब तक मैं डिफेंस मिनिस्टर हूं यहां पर, तब तक जो आना चाहे जब आना चाहे डिफेंस मिनिस्ट्री में आ सकता है, मुझे उसकी चिंता नहीं है भाई। जिसकी नीयत में खोट हो वह सोचे। जहां मामला पूरी तरह से साफ साफ है वह काहे का डर। मान लीजिए लोग कहेंगे कि अफसर के पास जाएंगे, कहेंगे ये हो जाएगा। अरे जो हो जाएगा तो एक बार बचेगा, 2 बार बचेगा, तीसरी बार तो आ ही जाएगा। और कहीं गड़बड़ होता है तो वो भी बतलाइए मिनिस्ट्री में, कहीं गड़बड़ होता है बतलाइए, पूरी आजादी है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं जो आप बतलाएंगे मैं किसी को बताऊंगा नहीं, लेकिन जो मुझे करना होगा कर डालूंगा। मैं आपको वचन देता हूं, आप मुझे बतलाइए, सारी इंफॉर्मेशन दीजिए, मैं आपके साथ खड़ा हूं। हमको अपना डिफेंस प्रोडक्शन बढ़ाना है। 1,27,000 करोड़ का है ना, 1,27,000 करोड़ का, इसको बढ़ाना है। कैसे बढ़ाएंगे, कैसे अपना एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे, हमको क्या करना चाहिए, मिनिस्ट्री क्या करे। हम नहीं कहते हैं कि हम सब कुछ कर डालेंगे, हमारी इतनी क्षमता है, हमारी भी लिमिटेशंस हैं। हमारी लिमिटेशंस को समझते हुए आप सुझाव दीजिए क्या हम कर सकते हैं।
और पूरे कॉन्फिडेंस एकदम से कॉन्फिडेंस के साथ जाइए कि पूरी तरह से मिनिस्ट्री आपके साथ है। लेकिन आप लोग सुझाव कम देते हैं। अब ये आप लोग देते रहिए, पहले देते थे लोग सब। चलिए, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।